स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स के टॉपिक्स की इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 रे ऑप्टिक्स का सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास भी इसको बोलते हैं या कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। ये टॉपिक हमको आज पढ़ना है। देखिए, आपका जो मैं टॉपिक्स में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये बच्चों का रिक्वेस्ट कमेंट्स आए थे कि सर रे ऑप्टिक्स पे क्लासेस, आप लाइट पे क्लासेस करिए, तो उसी के लिए मैं इसको शूट कर रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो क्लास 12 के सारे टॉपिक्स आपके प्लेलिस्ट में आप हमारे चले जाएंगे तो उसमें सारे के सारे टॉपिक्स की लेक्चर वाइज सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी। बट ये जो सीरीज है, ये मैं वो पॉइंट आउट कर रहा हूँ, टॉपिक्स रैंडमली पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, है ना। बोर्ड एग्जाम से पूछे जाते हैं, सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये, है ना। तो केवल अभी फिलहाल वो टॉपिक्स, क्योंकि बहुत जल्दी आपका पेपर होने वाला है फरवरी में, है ना। तो इस वजह से मैं वो टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिंपल माइक्रोस्कोप। और ये सिंपल माइक्रोस्कोप को कैसे ये मैग्नीफाई करता है, किस तरीके से इमेज को बड़ा दिखाता है, इस चीज को हम यहां समझेंगे। इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैसे बढ़ जाती है या कितनी होती है इसकी मैग्नीफाइंग पावर, उस चीज की हम बात करेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम एक कन्वेक्स लेंस ले लेते हैं और कन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के दोनों तरफ हम फोकस ड्रॉ करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर है O, तो ऑप्टिकल सेंटर से जस्ट इक्वल दूरी पे हमारे फोकस होते हैं। मान लेते हैं यहां फोकस हो गया इतनी दूरी पे, और यहां से इतनी दूरी पे यहां फोकस कर लीजिए, फोकस हो गया। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा जिसको हम प्लेस करेंगे, वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में करते हैं। मतलब ऑप्टिकल सेंटर दिस और फोकस के बीच में हम यहां पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। और जैसे ही ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, जो हमारी पहली लाइट रे फॉल करती है इस कॉन्वेक्स सरफेस के ऊपर, पहली लाइट रे जो फॉल करेगी वो रिफ्रैक्शन के बाद सीधे फोकस से पास करेगी। रिफ्रैक्शन के बाद कहां से पास करेगी? सीधे फोकस से पास करेगी। इसको थोड़ा सा स्ट्रेट बना देता हूं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बाद सीधे ये फोकस से पास करेगी पहली लाइट। और जो दूसरी लाइट हम फॉल कराते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर पे फॉल कराते हैं। तो जब भी लाइट रे कन्वेक्स सरफेस के ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है, वो स्ट्रेटली निकल जाती है, सीधे निकल जाती है एकदम इस तरीके से, और दोनों रे डाइवर्ज करते हुए दिखाई देगी। दोनों रे यहां से जो निकल रही है, डाइवर्ज कर रही है, वो कभी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। बट अगर इसको बैकवेस्ट किया जाए, पीछे अगर देखा जाए, इसको ले आकर के पीछे ले आइए यहां कहीं, और इसको यहां पीछे कहीं ले आइए, तो दोनों रे आपस में कॉन्साइड होते हुए अपीयर होंगी, कॉन्साइड होते हुए अपीयर होंगी इस तरीके से। देखिए, इसको अगर मैं यहां से इस तरीके से खींचूं और इसको यहां से इस तरीके से, तो ये कहीं जा करके आपस में ऊपर कॉन्साइड करेगी। इसको मैं थोड़ा स्ट्रेट खींचता हूं, ये कहीं इस तरीके से जाकर के ये मिलेगी यहां पे, क्लियर। और जहां पे ये मिलेगी वहां पे आपके इमेज का फॉर्मेशन होगा, जो कॉन्साइड होते हुए यहां से अपीयर होगी। तो इसको मैं बैक बन रहा है तो इसको मैं डॉटेड कर देता हूं, डैश डैश करके इस तरीके से, क्लियर। तो ये जो हमारी यहां पे कॉन्साइड करती हुई रे है, इसको हम यहां ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। ये हमारा ये इमेज बन गया। तो ऑब्जेक्ट का कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम हम ए दे दिए, बी दे दिए, और इमेज का नाम दे देते हैं ए डैश और बी डैश, क्लियर। अब यहां पर आप देखिए, जब ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हम बात करते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम यू बोलते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से इमेज के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। इतना तो सभी बच्चों को पता होगा, है ना। अब जब भी हम मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं या जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जब हम अपने आंखों से उसको देखते हैं, तो उस समय कितने दूरी पे या कितने डिस्टेंस पे
वो हमें क्लियरली विजिबल होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारी आंखों से, ह्यूमन आई से क्लियरली विजिबल होता है, जिसको हम लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, d इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे वो हमें क्लियरली विजिबल होता है। 25 सेंटीमीटर से कम के डिस्टेंस या ज्यादा के डिस्टेंस भी अगर आप करेंगे तो उतना क्लियर नहीं होगा जितना आपको 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको वो ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए जब हम मैग्नीफाइंग पावर को कैलकुलेट करते हैं तो उस समय उसका नाम हम एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो जब भी हम एंगुलर मैग्निफिकेशन को निकालते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है, बीटा अपॉन में अल्फा। अब बीटा अपॉन में अल्फा क्या है, बीटा को हम कहते हैं एंगल मेड बाय इमेज, अल्फा को कहते हैं एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट कहते हैं, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। एंगल मेड बाय इमेज अपॉन में एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, उसी को हम क्या बोलते हैं, यहां पे क्या बोल रहे हैं हम, एंगुलर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अब जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे स्मॉलर एंगल्स होते हैं, छोटे छोटे जो एंगल्स होते हैं, उनको हम क्या लिख सकते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो छोटे या स्मॉल एंगल्स होते हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, तो छोटे एंगल्स को हम, स्मॉल एंगल्स को थीटा लिख सकते हैं बहुत अच्छे से, बहुत आराम से। तो बीटा क्या है हमारा, एंगल मेड बाय इमेज, अल्फा क्या है हमारा, एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। तो अगर देखा जाए तो एंगल जो ऑब्जेक्ट और इमेज से, देखिए इमेज से जो एंगल बन रही है वो यही बन रही है। ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर के पेन से दिखाता हूं, ये जो हमारी एंगल बन रही है, ये इमेज के लिए भी यही एंगल है, और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए भी ऑप्टिकल सेंटर से यही एंगल बन रही है। मतलब अल्फा और बीटा के लिए जो एंगल है वो सेम है, यानी बीटा और अल्फा की एंगल अगर एक ही पे ओवरलैप कर रही है तो दोनों का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर बीटा और अल्फा का रेशियो 1 के बराबर है, यानी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज हमारा सेम है, क्योंकि जो रेशियो आ रही है 1 के बराबर है, जो ये बताता है कि साइज का, इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों हमारा सेम है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेम है क्या साइज हमारा, देखिए तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज इतना है और इमेज का साइज इतना है, तो अंतर है ना, दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि साइज का जो इमेज का हमारा साइज है वो क्या है, वो ज्यादा है, और ऑब्जेक्ट का साइज हमारा कम है। तो इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है हमको, ताकि बीटा और अल्फा जो एक ही पे ओवरलैप कर रहा है एंगल, वो एक ही एंगल के ऊपर ओवरलैप ना करे। तो इसको करेक्शन करना पड़ेगा हमको, और करेक्शन करेंगे तो कैसे करेक्शन करेंगे, हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस इमेज पे जो है लाई कर रहा है, हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट इस इमेज पे लाई कर रहा है, तो यहां पे इसी ऑब्जेक्ट को हम इस तरीके से कंसीडर कर लेंगे यहां पर। ठीक है, तो ए बी मान लिया, इसको सी मान लीजिए। ठीक है, ये ऐसा कंसीडर करेंगे कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपीयर हो रहा है यहां पर इस इमेज के ऊपर, ताकि मैग्निफिकेशन हम निकाल पाए। अब यहां से जो लाइट रे पास करेगी, जो हमने अपीयर कराई है इस ऑब्जेक्ट को इस इमेज के ऊपर, वो सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी इस तरीके से। अब ये जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पास कर रही है, इसको मैं डॉटेड लाइन से इस तरीके से बना देता हूं। ठीक है, अब यहां पे जब आप एंगल का फॉर्मेशन करेंगे ना, तो आपस में ओवरलैप नहीं करेगा। देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट का ट्रायंगल बन रहा है, देखिए COB डैश, COB डैश। तो ये क्या माना गया है, ये ऑब्जेक्ट माना गया है, तो ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, अल्फा बन जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा इमेज का है, ये हमारा इमेज है कौन कौन सा, A-O-B डैश। ये ट्रायंगल देखिए A-O-B डैश, क्या बोल रहा हूं मैं, A-O-B डैश। ये ट्रायंगल अगर आप देखें तो ये ट्रायंगल आपकी इमेज की है, और यहां पे जो हमारा अब जो फॉर्मेशन होगा इमेज के एंगल का, वो हमारा क्या होगा, बीटा होगा। तो बीटा अलग हो गया और अब अल्फा अलग हो गया। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ, कि जो साइज ऑफ इमेज है वो काफी बड़ा है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, है ना। तो अब हम यहां पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे देखिए साइन थीटा और tan थीटा को हम थीटा लिख रहे हैं यहां पे। तो थीटा को tan थीटा लिखा जा सकता है। तो जो भी ट्रायंगल हमने यहां पे कंसीडर किया था, जो भी मैंने आपको भी समझाया,
यहाँ पे tan थीटा के करस्पॉन्डिंग tan थीटा के रिस्पेक्ट में इस चीज को हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो tan बीटा अपॉन में tan अल्फा हो जाएगा। क्लियर? tan के रिस्पेक्ट में लिखा। अब tan के रिस्पेक्ट में लिखा तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम इसको क्या बोलते हैं? देखिए तो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर बोले, यही लिखते हैं ना। तो tan को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो प्रत्येक ट्राइंगल में, जो ट्राइंगल अभी हमने कंसिडर किया है, उसमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस को लेते हुए tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू यहां पे रखेंगे। तो यहां पे देखिए जरा इस ट्राइंगल को देखिए, ए बी ओ, एक तो यहां पे आपका एंगल बन रहा है ए ओ बी, चाहे ए बी ओ ट्राइंगल यहां पे देखिए। तो ये जो बीटा हमारी एंगल बन रही है वो ए ओ बी ट्राइंगल से हम tan के रिस्पेक्ट में क्या लिख सकते हैं? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ए बी अपॉन में बीओ, ए बी अपॉन में बीओ लिख सकते हैं। तो यहां क्या लिख सकते हैं? ए बी अपॉन में बीओ अपॉन में tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं? तो अल्फा वाला हमारा एंगल यहां है, मतलब इस ट्राइंगल को देखेंगे। अब इस ट्राइंगल को देखेंगे, कौन सा? सी ओ बी डैश ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? सी ओ बी डैश ट्राइंगल। तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन में बेस करना है, तो सी बी डैश अपॉन में बी डैश ओ। परपेंडिकुलर क्या है? सी बी डैश, बेस क्या है? बी डैश ओ है। तो लिख सकते हैं सी बी डैश अपॉन में बी डैश ओ, इसको लिखा जा सकता है। तो यहां पे देखिए, आप देख सकते हैं क्लियरली विजिबल है कि सी बी डैश और ए बी दोनों आपका जो साइज है सेम है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो यहां पे हम लिख के बता सकते हैं कि जो सी बी डैश है वो किसके बराबर है? ए बी के, है ना। तो सी बी डैश की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो यहां पे लिखिए ए बी अपॉन में बी ओ अपॉन में, अब सी बी डैश की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं ए बी अपॉन में बी डैश ओ। तो ए बी से ए बी कट जाएगा, है ना। एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं। अब ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा? एम इज इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन में बी ओ आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए जरा, बी डैश ओ को हम क्या बोल रहे हैं? बी डैश ओ को हम बोल रहे हैं वी बोल रहे हैं। बी डैश ओ को क्या बोल रहे हैं? वी बोल रहे हैं। तो यहां पे लिख देंगे हम वी, और बीओ को क्या बोल रहे हैं? बीओ को यू बोल रहे हैं, यहां लिख देंगे यू। बट हमको साइन कन्वेंशन यहां पे इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? साइन कन्वेंशन। तो देखिए साइन कन्वेंशन बहुत इजी होता है, मैं समझा देता हूं। ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर पे अपने आप को आप खड़ा कर लीजिए, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही होगी, अगर आप उसी डायरेक्शन में किसी साइन कन्वेंशन को लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर लाइट रे जिस डायरेक्शन में आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो साइन कन्वेंशन हमारा निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए लाइट रे किस डायरेक्शन में आ रही है? इधर आ रही है, इस साइड में, हमेशा इस साइड में हम फॉल करा रहे हैं, यहां से इस साइड में फॉल करा रहे हैं लाइट को। तो लाइट का डायरेक्शन किधर है? इधर है, ठीक है। और हमें साइन कन्वेंशन किधर लेना है? जिधर से लाइट आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन, इस साइड में हमको साइन कन्वेंशन देखना है। और लाइट किधर जा रही है? इधर जा रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो हमेशा साइन कन्वेंशन निगेटिव होता है, निगेटिव लेना है। तो अब देखिए, तो u का u है और v है, दोनों जो u और v कंपोनेंट है, दोनों लाइट रे जिधर फॉल कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो दोनों का दोनों जो साइन कन्वेंशन होगा दोनों कंपोनेंट के लिए, u और v के लिए, दोनों के लिए वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? माइनस वी और माइनस यू। अब माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाएगी v अपॉन में u हो जाएगी। ये m की वैल्यू आई, मींस मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई। बट मैग्निफिकेशन की वैल्यू को हमें फोकल लेंथ और लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन जो हमारा है d, इसके रिस्पेक्ट में लिखना है मैग्निफिकेशन को। तो इसके रिस्पेक्ट में लिखने के लिए हम लेंस फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। तो अब लेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। यहां पे क्या होता है हमारा लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा? यूजिंग लेंस फॉर्मूला, तो 1 अपॉन में f इक्वल टू 1 अपॉन में v माइनस 1 अपॉन में u, यही होता है लेंस फॉर्मूला। अब इस लेंस फॉर्मूला में हम u v से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बाई v गेट हो जाएगा v अपॉन में f इक्वल टू v अपॉन में v माइनस v अपॉन में u। v से v कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो v अपॉन में f हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन में u हो जाएगा। तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है? देखिए, तो v अपॉन में u को हम v अपॉन में u को m लिख सकते हैं,
है ना। और ये जो v है, मतलब ये v क्या है हमारा, डिस्टेंस ऑफ दिस, मतलब b डैश o को ही हम v कह रहे हैं, तो उस v को हम d से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन की बात कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन की बात कर रहे हैं, तो जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन की बात करते हैं तो उसको हम लिखते हैं स्मॉल d से, जो कि हम 25 सेंटीमीटर लेके चलते हैं, जिसपे हमारी आंखों से क्लियरली विजिबल होता है। 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट आप रखेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। तो d, इस v को हम क्या कर रहे हैं यहां पे, इस v को क्या बोल रहे हैं, d बोल रहे हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम साइन कन्वेंशन के थ्रू यूज करेंगे। तो साइन कन्वेंशन हम क्या कर रहे हैं, लाइट हमारी इधर फॉल हो रही है और साइन कन्वेंशन हम कंपोनेंट किधर है, हमारा d इधर है, तो d भी क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो देखिए यहां पे जो हमारा v अपॉन में f है, इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस d अपॉन में f, v को हम क्या लिख रहे हैं, माइनस d, क्योंकि इसको क्या कहा जा रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और माइनस क्यों लग रहा है, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जस्ट इधर हम आ करके उसकी साइन कन्वेंशन देख रहे हैं, तो लाइट हमारी उधर फॉल कर रही है और हम कंपोनेंट इधर का मेजर कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से वो साइन कन्वेंशन निगेटिव हो जाएगी। तो माइनस डी अपॉन में एफ हो गया इज इक्वल टू -1 माइनस अब v अपॉन में u को, देखो यहाँ पे v अपॉन में u को बेटा क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम m निकालें, v अपॉन में u को यहाँ पे लिख देंगे m, तो m की वैल्यू हो जाएगी, मतलब मैग्निफिकेशन जो पावर या मैग्निफिकेशन जो निकलेगा वो 1 प्लस डी बाई एफ निकलेगा। और ये मैग्निफिकेशन किसका है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन है, या इसको मैग्नीफाइंग ग्लास कहिए या इसको कन्वेक्स लेंस कहिए। तो ये तो है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का कैलकुलेशन, डेरिवेशन तो एकदम तैयार कर लीजिएगा, और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाना है, लगाइएगा। जैसे जैसे क्लासेस में अपडेट करूंगा, न्यूमेरिकल्स भी बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को इसमें करवाऊंगा। इसके बाद जब मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डायरेक्टली इस फॉर्मूले का मैं इस्तेमाल करूंगा, डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। इसलिए ये डेरिवेशन और ये कंसेप्ट आपको आना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो उम्मीद करूंगा आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। आपके कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।